डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार तक कर लिया था हम लोगों ने, है ना। और मुझे आशा है कि आपके PYQ आप लोग लगा रहे होंगे फुल धूमधाम तरीके से, है ना। बुक किताबें आपको मैंने भेजी रखी हैं, ठीक है। अब DPSP की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो सुनो, किसी भी आदमी को ना जीने के लिए किसी इन चीजों की जरूरत नहीं है। सबसे बेसिक नीड है कि खाने के लिए 2 रोटी मिले और पहनने के लिए सांस लेने के लिए वायु मिले और पीने के लिए पानी मिले। वायु तो चलो सबको मिल ही रही है ना। खाने के लिए रोटी और पानी मिलता रहे तो भी मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। ये कपड़ा, ये घड़ी, ये मोबाइल, ये जो भी चीजें सब क्या है, सेकेंडरी है सब, है ना। सेकेंडरी या कह लो टर्शरी है, थर्ड चीज, थर्ड लेवल पे आती है। सबसे पहले क्या जरूरत है हमें, खाने के लिए रोटी। अगर आज आपकी जेब से पैसे छीन लिए जाए और माँ बाप आपको धक्के निकाल के बाहर कर दें 1 मिनट के लिए, तो कहाँ जाओगे? कोई उम्मीद है? सीधे जाओगे आप बंगला साहिब गुरुद्वारा, क्योंकि फ्री का खाना तो वहीं मिलता है और कुछ दिन वहां पे सर्वाइवल की उम्मीद है, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे कहीं कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, नौकरी वगैरह, यही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या है। इसलिए जो मिले चुपचाप खा लेना चाहिए, ज्यादा नखड़े। तो अगर जिनके नखड़े होते हैं ना, उनका मेरा मन करता है उनका 4 दिन उनके ना खाना ही ना दूं उनको मैं। मेरा मन में आता ही है, मैं सब कुछ खाता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, और ये मैंने महसूस किया है। तो जिसकी जेब में कम पैसे होते हैं उसको फील होगा। कब कम पैसे होते हैं? जब कंपटीशन के टाइम में आपको घर वाले दे नहीं रहे हैं, है ना, और आप खुददार हो, आप ले भी नहीं रहे हो। अगर मेरे वाले ट्रैक पर चलो तो पक्का नहीं ले रहे होगे, मैं तो नहीं लेता था, ठीक है। तो 2000 की कोचिंग पढ़ाता था, उसमें मेरा खुद का ही मुश्किल से होता था। पार्टी में तो मैं चप्पल में ही चला जाता था, और जनरली मैं जाता ही नहीं था। DPSP की बात करते हैं, मौलिक अधिकार और DPSP में यही अंतर है। आप सोच रहे हो ये क्या डायलॉग से शुरू कर दिया सर ने क्लास, है ना। मौलिक अधिकार 2 वक्त की रोटी है, मतलब अगर आप इसमें हो तो कम से कम आपको मिलेगा। लेकिन राज्य कोशिश कर रहा है कि आपको बढ़िया हॉस्पिटल मिले, स्कूल मिले, कॉलेज मिले, है ना, फ्री बिजली मिले, पानी मिले अगर मिल सकती है तो, है ना। आपको तीर्थ यात्राएं करवाए सरकार, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट करवाती है। ये क्या है? ये 2 रोटी से ऊपर की चीज है। मतलब बेसिक नीड तो 2 रोटी हमें दे ही रहे हैं, बोलने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, रिलीजन का अधिकार है, ये सब हमसे नहीं छीना जा सकता। ये छीन लिया अगर, देखो सुनो, आपको बटर चिकन मिल रहा है या कुछ खाने की चीज मिल रही है बढ़िया, ये आपकी प्रिक्विसाइड साइड, लेकिन आप अगर मैं आपको 2 रोटी छीन ले रहा हूं आपकी, तो आपको उससे बुरा लग सकता है। आप फिर उसको बचाने के लिए कहीं लड़ोगे, ये चीज है ना। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बेसिक अधिकार होते हैं, और DPSP उससे ऊपर आते हैं। और इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही माना है, इसलिए DPSP को इंदिरा गांधी ने क्या रखा? ऊपर रखा, ठीक है ना। लेकिन अब वापस से फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इसके लिए आप न्यायालय वगैरह जा सकते हो। तो DPSP का काम क्या होता है? पहली बात तो ध्यान रखना, ये कौन से भाग में है, कौन से पार्ट में, संविधान के पार्ट। मैं PYQ भी लेके आया हुआ हूं, तो आप लोगों को मैं PYQ भी दिखा दूंगा। इंग्लिश मीडियम वालों लैंग्वेज पे ध्यान देना, आप लोग दोनों तरह के लैंग्वेजेस पे। तो भाग 4 में है ये लोकेटेड, है ना, भाग 4 में लोकेटेड है ये। और अनुच्छेद 36 से लेकर कहां से 51 तो आपको 36 भी पढ़ना है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, सब पे मैंने देखो, सब पे सवाल पूछे हो भाई साहब। मतलब मुझे लगा मैं कुछ स्किप करवा दूंगा 36 से लेके 51 के बीच में, लेकिन सब पे ही पूछा हुआ है। 36 पे पूछा है, 37 पे पूछा है, 38 पे पूछा है, 39 पे पूछा है, 40 पे पूछा है। कौन सा छोड़ू मैं? सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊं, भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे कहां से लिया गया DPSP को? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। और आयरलैंड ने कहां से लिया था? तो स्पेन से लिया था। स्पेन से कॉपी कर लिया आयरलैंड ने, और आयरलैंड से कॉपी कर लिया भारत ने, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम डायरेक्ट स्पेन से क्यों नहीं रहे? हमें स्पेन वालों का पसंद नहीं आया होगा, स्पेन वालों को कलेक्शन करके आयरलैंड वालों ने रखा, हमने उनसे ले लिया, हमें उनका ठीक लगा। ये चीज है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। आगे की बात करते हैं। देखो सुनो, क्या जब देश आजाद, आपको पता है जब देश आजाद हुआ था, तो ये जो एम्स बनाना था, हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? अमृता कौर, है ना। हमारे देश के पास उस लेडीज को चाहिए था पैसे हॉस्पिटल बनाने के, और देश के पास पैसे ही नहीं है, इतना बड़ा देश। तो उनने चंदा मांगा इंग्लैंड से और अलग अलग देशों से, चंदा मांग के हॉस्पिटल बनाया। चंदा मांग मांग के तो हम डैम्स बनाते थे, है ना। और ये जो नवरत्न कंपनियां सुनते ना, जैसे बाल्को, हिंडाल्को, है ना, भेल, सेल, गेल, सुना आप लोगों ने? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? ये नवरत्ना कंपनियां हैं, जिसका टर्नओवर जाता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये सब कंपनियों में भी हमने कहां से? रूस से, चाइना से, कहीं से, चाइना से तो नहीं, रशिया से, जर्मनी से, इनसे सब पैसे ले लेके हमने ये सब बनाया है।
तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो जब देश आजाद हुआ उस समय ये डीपीएसपी नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो इसको हमने बाद में ऐड किया, पहले ये संविधान मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे तत्व जो देश के लिए आवश्यक है, लेकिन संविधान बनने के समय हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसको रखें कि भाई फ्री में हॉस्पिटल बनाए, हमारी खुद की हालत नहीं है, ठीक है। तो स्वीकार की आगे क्या कह रहा है आपका। अच्छा, एक ना बहुत बड़े पॉलिटिशियन है केटी साहब, उन्होंने क्या कहा, उन्हें कहा कि ये जो डीपीएसपी होता है ना, कि एक ऐसा चेक है जो सरकार अपने हिसाब से चलाती है। सरकार के पास अगर पैसा है तो वो तुम्हें फ्री बिजली देगी, नहीं है तो फिर भूल जाओ। तो हर राज्य में अलग अलग है, हर जगह फ्री बिजली थोड़ी है। फ्री बिजली तो अगर यहाँ भी नहीं है, शायद है कुछ यूनिट तक फ्री है, 200 यूनिट तक फ्री है, उसके बाद शायद चार्जेस है, वो भी जिसने अप्लाई कर रखा है, ले रखा है वो सुविधा तब, है ना। खैर जितने भी है बहुत है ना। तो क्या कह रहे हैं, डीपीएसपी क्या है, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान, जिसका पेमेंट गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है ना, अपने हिसाब से। वैसे चेक का पेमेंट तो जितना होता है बैंक को करना ही पड़ेगा, कहीं से भी लाके दे वो, लेकिन अगर डीपीएसपी ऐसा है जिसका भुगतान अपने हिसाब से करेगी, मैं डिमांड करूंगा, मुझे भाई देखो सुनो, एक बात ध्यान सुनना, मान के चलो आपको ना कुछ यहाँ पे नाक में चोट लग गई, आपको सर्जरी की जरूरत है, तो आपके पास कई ऑप्शन है। आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा, आप मैक्स फोर्टिस में जाओ, आप लाखों देके इलाज कराओ, सर्जरी कराओ, है ना। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, फ्री में इलाज हो जाएगा, थोड़ा धक्का खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी नाक को सुंदर देखने के लिए इसकी सर्जरी करा लूं, लाइक कोई भी हीरोइन जो कराती है ना, होठों की सर्जरी भी कराते हैं लोग, नाक की सर्जरी भी कराते हैं, सुंदर देखने के लिए, चोट लगने के कारण नहीं, तो इसके लिए गवर्नमेंट इलाज नहीं करे, ये सुविधा उपलब्ध नहीं है हमारे पास। मजबूरी है, जान पे बनी है तो इलाज हम फ्री में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, हेयर ट्रांसप्लांट, तो उसका इलाज नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, समझ रहे हो इस चीज को आप लोग। तो ये चीज है, तो इच्छा के अनुसार करेंगे। आगे क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट देखो आप लोग। अच्छा अब देखो एक एक करके गाइस ये शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है। लिखोगे या घर पे लिख लोगे। 36 से नहीं लिखा क्या मैंने, कोई बात नहीं, अभी लिखवा दूंगा, डोंट वरी, नहीं आएगा तो क्वेश्चन में भी आ जाएगा, इसको लिख लो आप लोग। एक 36 और एक ना 38 जो है ना मिसिंग होगा, मुझे पता है। 38 तो चलो मैं बता दूंगा आपको, 36 तो मुझे खुद भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान सुनना आप लोग, ऐड करा दूंगा, डोंट वरी, ध्यान से सुनना गाइस। आर्टिकल 37 ये कहता है कि ये जो डीपीएसपी होता है ना, मान के चलो यहाँ पे दिल्ली में फ्री में इलाज मिल रहा है हमें, लेकिन राजस्थान के हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में, या किसी कारण से वो पैसा ले रहे हैं, तो उसके लिए मैं कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता सरकार पे। ये यहाँ फ्री बिजली मिल रही है तो राजस्थान वाले केस नहीं कर सकते हमें भी फ्री बिजली दो, है ना। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन क्या फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए न्यायालय जा सकते हैं क्या। हाँ, अगर फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, बोलने का अधिकार को छीन रहा है, लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 20 और 21 छीन रहा है कोई, तो आप न्यायालय जा सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लागू न्यायालय द्वारा इसको अप्लाई, न्यायालय भी नहीं कर सकता इसमें कि नहीं इसको फ्री बिजली दो, कोई पर्टिकुलर केस हो जाए तो हो जाए, लेकिन वैसे नहीं कह सकता न्यायालय, ठीक है। तो इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते। अगला आर्टिकल 38 गाइस, आर्टिकल 38 में लिख देता हूं, ये क्वेश्चन आया था इसलिए बता रहा हूं स्पेशली। आर्टिकल 38 कहते हैं गाइस, समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन। एक लड़का आईएएस बने और एक लड़की आईएएस बने, तो दोनों में फर्क है। लड़का जो आईएएस बनेगा वो 24 घंटे नौकरी करेगा, 24 घंटे हेडेक में रहेगा, कहीं दंगा हो गया रात के 12 बजे जाना पड़ेगा। लेकिन जो औरत आईएएस बनेगी वो सिर्फ 10 से 5 वाली नौकरी रहेगी उसकी, दंगा हो गया वो नहीं जाएगी। लेकिन सैलरी क्या मिल रही है, तो कार्य भी तो समान होना चाहिए फिर, है ना, समझ रहे हो आप इस चीज को। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है, ये सच है, मैं जो बात बोली है बिल्कुल सत्य है। अगर कोई लड़का जॉब कर रहा है ना, आप आईपीएस बन गए हो, आप अपने डिपार्टमेंट, जब आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कहीं पे होगा, आप देखना थाने में जो महिलाएं होती हैं क्या वो पेट्रोलिंग कर रही होती हैं, कभी देखा आपने। कभी आप रात को जाओगे ना, एक महिला मिलेगी काउंटर पे, वो भी इमरजेंसी के लिए बिठा रखी, कभी कोई केस आ जाए तो कोई महिला तो होनी चाहिए ना महिला को ट्रीट करने के लिए, इसलिए एक बिठा रखे, वो भी जबरदस्ती की ड्यूटी लगाई हुई है उसकी बैठने की इच्छा नहीं है, क्योंकि बैठना पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि जॉब लगी तो आपके अपने हिसाब से ड्यूटी चल रही है, जब ड्यूटी मिलेगी तो आपको करनी पड़ेगी वो चाहे कहीं भी मिले आपको। तो इसलिए बिठा रखी है कि कोई महिला अगर रात को आ जाए इमरजेंसी में,
कुछ हो जाए उसके साथ अनहोनी, तो उस केस में महिला के साथ कंफर्टेबल है इसलिए बिठा रखी है वो। अदरवाइज महिलाओं की ड्यूटी रात की नहीं है, सैलरी उतनी मिलेगी, ठीक है ना। तो इक्वल वेतन मिलेगा इक्वल काम के लिए, 38 में ये कहता है। और 39 में क्या काम कर रहे हैं, ये भी सेम ही है, मतलब 38 और 39 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो राज्य डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन 38 का भी किससे रिलेटेड है, इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, है ना, ऐसा रखना। और ध्यान से 39 भी ऐसा ही कुछ है कि अगर आपने समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन देना है और संसाधनों का उचित वितरण करना, मतलब इनको इक्वल रिसोर्सेज देने हैं, है ना, इक्वल रिसोर्सेज देने हैं। अब इसके अलावा गाइस बहुत सारी चीजें जो फीमेल्स को मिलते हैं, मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं वैसे बता रहा हूं आपको। जैसे कि मैटरनिटी लीव मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, स्पेशली। प्राइवेट में तो चलो प्राइवेट वाले निकाल देंगे, ज्यादा यही कर सकते हैं। वो भी जो अच्छी प्राइवेट की कंपनी होती है, जैसे आप टाटा में लगे हो, किसी प्राइवेट अच्छी कंपनी में लगे हो, तो फीमेल्स को मैटरनिटी लीव मिलती है। अगर आपको एक्सीडेंट हो जाए तो आपको आपकी जॉब सुरक्षित रहती है। इसलिए कहते हैं कि नौकरी जब भी करो आप, प्राइवेट अगर कर रहे हो तो किसी ब्रांडेड कंपनी में करो। किसी लाला बनिया की दुकान में बैठोगे ना, वो अगले दिन ही चलता कर देगा आपको। अगर सर मुझे 2 दिन के लिए जाना है तो वो आपको पूरा ही भेज देगा, ठीक है ना। जब यही फायदा है गवर्नमेंट जॉब की, स्टेबल है। अभी आने से पहले यही बात कर रहा था मैं कि गवर्नमेंट जॉब का ये फायदा है कि जैसे अभी आजकल मेरा मन नहीं कर रहा, क्लास मैंने कम कर रखी है, क्लासेस सुबह 2 बैच है, शाम को 2 बैच है, इसके अलावा कोई बैच नहीं है। सिर्फ दोपहर में मैं यूट्यूब के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा थक गया हूं मैं, तो मैं चाहता हूँ लीव लूं, लेकिन लीव मैं कैसे लूं, है ना, ये चीज है। अब तो मैं किसी ब्लाइंड का एग्जाम देने भी आया था, मैंने वो भी नहीं किया क्योंकि क्लास की छुट्टी हो जाती है, इसलिए मैं कहा छोड़ो हटाओ, नहीं जाएंगे, ये चीज है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन 38 में भी ऐसा था, 39 में भी ऐसा है। और 37 में क्या गई कि डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा इंप्लीमेंट नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। आगे की बात करते हैं 39A। 39 तो ठीक है गाइस, लेकिन 39A देखो, आपको पता है, कोई पूछे आपसे कि डीपीएसपी में आज तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो कह देना आप लोग कि आज तक टोटल 4 बार अमेंडमेंट हुआ। कितनी बार, 4 बार अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा गाइस 39A जो ऐड किया, देखो आर्टिकल 39 बना दिया, लेकिन अमेंडमेंट करके हमने क्या बना दिया, आर्टिकल 39A बना दिया। निःशुल्क विधि सहायता चर्चा की थी हमने। मान के चलो किसी को अरेस्ट किया गया है और उसको लॉयर की आवश्यकता है, उसको वकील की जरूरत है, तो उसको फ्री में वकील प्रोवाइड कराया जाएगा राज्य के खर्चे पे, ठीक है ना। तो निःशुल्क है ना, कि फ्री लीगल एड देंगे, जज साहब उसको देंगे। और ये कब हुआ, ये हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके अलावा गाइस आर्टिकल 40 की बात करते हैं गाइस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि जो ग्राम पंचायतों का गठन है, वो कहां पे आता है, आर्टिकल 40 में आता है। इसके भी कई सब आर्टिकल्स हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 41 की बात करते हैं गाइस। आर्टिकल 41 क्या कहते हैं, आर्टिकल 41 में गाइस हमारे जो सोसाइटी के जो कुछ डाउन टोडन लोग हैं, जैसे वृद्ध हो गए या कोई भी विकलांग हो गया, उसको स्टेट जो है, राज्य जो है, सुविधाएं, कुछ सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि पेंशन देना, विधवा पेंशन देना, या फिर विकलांगों की सहायता करना, उनके लिए अलग से कुछ दे देना। ये सब चीजें किसमें, आर्टिकल 41 में, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 37 में क्या पढ़ा कि डीपीएसपी कैन नॉट बी फोर्स बाय द जुडिशरी, न्यायालय द्वारा डीपीएसपी को लागू नहीं कराया जा सकता। 38 में वेतन का पढ़ा हमने, 39 में भी हमने वेतन का पढ़ा। 40 में हमने क्या पढ़ा, अच्छा 39A में हमने पढ़ा फ्री लीगल एड, है ना, मुफ्त में विधिक सहायता। 40 में हमने क्या पढ़ा, ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ा। 41 में क्या पढ़ा हम लोगों ने, सरकारी सहायता दी जाएगी किसको, जो डाउन टोडन सोसाइटी के, जो ऐसा तबका जिसको कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ बता रहा हूं। आर्टिकल 41 की बात करते हैं। कुछ दशाओं में, ये तो 41 तो हो गया ना हमारा, पीछे किया ना भी हमने 41। 42 की बात करते हैं। हाँ 42 गाइस ऐसा है, महिलाओं का अगर शोषण हो रहा है जॉब पे, शोषण कैसे, मान के चलो अगर उनका प्रेग्नेंट है वो, तो उनके लिए प्रॉपर क्या करना, उनके लिए मैटरनिटी लीव उपलब्ध कराना। आपने मनरेगा वगैरह का नाम सुना होगा ना, तो मनरेगा के ड्यूरेशन में उनको फ्री में ही वो पैसे मिल जाते हैं, उनको काम करने की आवश्यकता। हालांकि वो महिलाएं बहुत बहादुर होती हैं भाई, है ना, वो प्रेगनेंसी में भी वो काम कर रही होती हैं उसी, है ना, उनके बच्चे भी तगड़े होते हैं, ठीक है, मैंने देखे हैं। न्याय संगत कार्य को मनोनीत देता, मैंने क्या कहा, फीमेल्स, देखो ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल से रिलेटेड भी है, ठीक है ना, यानी कि शोषण के विरुद्ध, किसके शोषण के विरुद्ध, स्पेशली वुमेन्स के शोषण के विरुद्ध, महिलाओं के शोषण के विरुद्ध, है ना। और उनको प्रसूति सहायता प्रदान करना। प्रसूति सहायता मतलब कि जो
देखो गवर्नमेंट, जैसे आप कभी जाओगे ना, जैसे मैंने वही कहा ना, 2 ऑप्शन है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो 2 ऑप्शन है, या तो वो फोर्टिस जाए, मैक्स जाए, वहां से वो मिनरल्स और विटामिन और ये सब खाए, या फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, गवर्नमेंट भी उसको वही खर्चा दे देगी, है ना। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो लड़की या बच्चा होने पे पैसे भी अलग मिलते हैं, है ना, ये सारी सुविधाएं भी मिलती हैं वहां पे, है ना। तो वही प्रसूति सहायता है, गर्भवती महिलाओं का कठोर शारीरिक श्रम का ना करना, गवर्नमेंट उनको खुद ही मनरेगा के थ्रू, मैंने कहा ना, हेल्प कर देती है। आगे आर्टिकल 43, निर्वाह योग्य मजदूरी और इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चलाया जा सके, है ना। ये मनरेगा वाला ही केस है सेम, कि कम से कम मनरेगा ये गारंटी देता है इसकी, हमारे देश में अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, लेबर क्लास का आदमी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज मतलब कि जो, जैसे देखा होगा कभी किसी पुल के ऊपर जो बहुत सारी लेबर खड़ी हो जाती है पेंट करने के लिए या घर बनाने के लिए, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही, उनका कुछ पता ही नहीं है कोविड में क्या होगा उनका, है ना। तो गवर्नमेंट ने लेबर कार्ड, जिन्होंने कहा कि लेबर कार्ड बनाओगे तो 5-5 हजार रुपए भेजेंगे, है ना, या उनको राशन के थ्रू, है ना, उनको ऐड कर राशन की सहायता दे देंगे, ये सारी चीजें। तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट उन लोगों को, राज्य जो है मनरेगा के थ्रू, अब जो पुल बन रहे हैं जो भी, इनमें इन्हीं लोगों को बुलाया जाता है ना, और उनको कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी उनको दी जाती है, 100 दिन, और उनको जो भी पैसे दिए जाते हैं उसको वो दिए जाते हैं ताकि उनका काम चल सके, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा, 43 का, ये भी एडिटेड है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, आपका कुटीर उद्योग जो होता है कैसे ना, उसमें उद्योग में जो है कामगारों की भागीदारी का मैनेजमेंट देखना, ये भी किसका काम है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का काम है, डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 44 गाइस, ये बहुत बार पूछा, मैंने देखा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। कल एक न्यूज सुनी थी, असम के ना कोई एक मौलाना थे, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से लेकर जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। पार्लियामेंट भी किसी की जमीन पे है, वक्फ बोर्ड का नाम सुना ना, अभी विवाद चल रहा था, वक्फ बोर्ड को मोदी गवर्नमेंट ने उसको कम किया, पावर को कम करना चाहती थी, है ना। अभी बिहार में पटना में पूरे के पूरे गांव को ही कहा कि वक्त की प्रॉपर्टी है। आपको पता है ये वक्त का सीन क्या है, वक्त का सीन ये है, आपको पता है कि भारत के आजाद और अंग्रेजों से आने से पहले यहाँ पे कौन था, मुगलों का शासन था और मुस्लिम राजाओं का शासन था। उन मुस्लिम राजाओं ने कब्जा किया पूरे भारत पे, और जिन राजाओं ने अपनी जमीन को डोनेट कर दिया उसको वक्त कहते हैं, वक्त कहते हैं ना। अब उसके प्रॉपर कागज थे जो राजाओं ने, उससे पहले कागज वागज का कोई हिसाब होता नहीं था, है ना, उसी के आधार पे मांगते हैं। ये जो वक्त बोर्ड है, अगर किसी वक्त बोर्ड ने कह दिया ना कि ये मेरी जमीन है, तो आपको प्रूव करना कि कैसे वो आपकी है, वो तो उसने तो कह दिया, और आप प्रूफ नहीं करोगे तो वो जमीन उसी की है। रेलवे के बाद, डीआरडीओ के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वो वक्त बोर्ड की है, और उसी की पावर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी क्या किया था, पार्लियामेंट में बिल लेके आए थे, वक्त बोर्ड अमेंडमेंट बिल, है ना, जो कि नहीं पास हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो जो चल रही है वो तो कॉर्पोरेशन पे चल रही है ना। नीतीश यादव ने सपोर्ट कर रखा है जो कि मुस्लिम्स के फेवर में, तो वो उधर नहीं जा सकते, है ना। इसके अलावा बहुत सारे जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो पूरी तरीके से, इसलिए गवर्नमेंट वो पास बिल नहीं हो पाया। जब कोई बिल पास नहीं होता गाइस तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी पे चला जाता है, फिर उस बिल का कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। आज तक जो बिल पार्लियामेंट्री कमेटी में गया विचार करने के लिए, उसका कुछ नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना। अब कल एक डिक्लेरेशन आया एक मौलवी का, कि उसने कहा कि जो नई संसद बनी है हमारी, वहां से लेकर और कुछ इलाका वसंत कुंज का भी और पालम तक का जहां पे एयरपोर्ट है, वो सारा इलाका किसका है, वक्फ बोर्ड का। तो उस पे उसके आज उस पे वक्फ बोर्ड का डिक्लेरेशन है कि नहीं ये फेक न्यूज है, वो हमारी जमीन नहीं है, ठीक है ना। और क्या लगता है कि पार्लियामेंट की जमीन ले लेंगे, सरकार एक बिल पास करेगी ना तो वक्फ बोर्ड की सारी जमीन भारत में आ जाएगी। एक बिल पास करने की जरूरत है 54 के पेपर पे, ठीक है ना। आगे आ जाओ, ये सरकार की संस्था है, ये सरकार की संस्था है, सरकारी आदमी है इसमें जो बैठा हुआ, वो सरकारी ऑफिसर को सरकार ने बिठाया है, यस, ठीक है। वो रहेगी वक्त के बाद पास ही, वो जो मर्जी करे वो, उसको मुझे नहीं पता इस पर क्या क्लैरिटी है, तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं उस जमीन का, है ना, ये चीज है। अब रेलवे है तो वो तो अपनी रेल की पटरियां बिछाएगा, डीआरडीओ है तो वो अपना यूज करेगा, लेकिन वक्त क्या करेगा भगवान जाने, ठीक है ना। आगे बढ़े, आर्टिकल 44 की बात मैंने कहा, अच्छा ध्यान सुना, यूनिफॉर्म सिविल कोड गाइस, अलग देखो सुना, आपको पता है
हिंदूज को शादी करने के लिए हिंदूज मैरिट एक्ट है, मुस्लिम की शादी करने के लिए उनका एक्ट है। तो यहाँ पे अलग अलग है। इसके अलावा विरासत का भी अलग अलग हिसाब किताब है ना। आपको पता अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ये कहा था कि हिंदूज के ऊपर कि अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पुत्री का भी उसकी संपत्ति पर अधिकार है ना। तो मेरे बगल में एक माता पिता की डेथ हुई, तो जो बहन जो जिसकी शादी देहरादून में हुई थी वो दौड़ती आई, केस किया उसने प्रॉपर्टी का, जो 25 गज का प्लॉट है हमारे बगल में, केस चला। हालांकि वो केस का जो फेवर है वो जजमेंट वो लड़के के फेवर में आ गया, है ना। तो देखो कोर्ट ने टाइम टू टाइम हिंदूज मैरिज एक्ट और हिंदूज लॉ को तो अपडेट किया, लेकिन मुस्लिम का जो लॉ है वो कभी अपडेट नहीं हुआ। तो जब देश बना गई, सोचो 1947 में, तब ये रखा गया था कि हमारे पास समान सिविल संहिता होनी चाहिए, जो आज तक कभी लागू ही नहीं हुई। अब लागू होगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगी। किसके लिए? अच्छा, कुछ को ये लगता है कि उसको ये भ्रम है कि जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, नहीं एक देश एक कानून हो जाएगा, तो सबको ये लगता है कि सबकी शादी करने की प्रथाएं एक जैसे हो जाएंगी। यानी जैसे हिंदू शादी करते हैं वरमाला डाल के, कल को हो सकता है मुस्लिम भी शादी करे, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि शादी करने की प्रथाएं तो अलग अलग होंगी, लेकिन शादी के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। ठीक है ना। और अगर डाइवोर्स ले तो उसका भी सरकारी दस्तावेज होना चाहिए। वो सारी कहानी है ना। तब तो विवाह और तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग अलग हो, कंडीशन सेम रहेगी, है ना। मतलब ऑन डॉक्यूमेंट जैसे होता है ऑफिशियली, जो कोर्ट मैरिज करते हैं ना लोग, उस टाइप का कुछ कुछ तलाक की, लेकिन कल्चर अलग अलग होगा। शादी जिसको जैसे करनी है वो वैसे करे, उसका कोई मैटर नहीं करता। इसके अलावा एक और है, गोवा एक ऐसा राज्य है गाइस जहां पे पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है, और उसको पुर्तगीज लगा के गए थे। ठीक है, अपने टाइम पे लगा के चले गए गोवा पे, है ना, गोवा वाले बीच पे। ठीक है, वो पुर्तगीज के उसमें था ना गोवा, तो पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो पुर्तगाली अपने गोवा वाले जो एरिया जिसमें उनका कब्जा था, उसमें पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा गए हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें पहले से यूसीसी लगा हुआ है? आपको याद रखना है, भारत में लगेगा, अभी देखते हो कब तक लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये यूसीसी जो है ना गोवा पे लगा था गए पार्टीशन को लेकर, जैसे हिंदुओं ने कहा कि भाई लड़के को मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मान के चलो यूसीसी लग गया तो ये सभी रिलीजन्स पे हो जाएगा, है ना। अच्छा, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, शाहबानो केस का मामला सुना आप लोगों ने? जैसे एक मुस्लिम महिला थी बूढ़ी, उसको उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया, राजीव गांधी के टाइम पे, ये बहुत बड़ा फेमस केस है शाहबानो का। तो मुस्लिम महिला को तलाक दे दिया, मुस्लिम महिला चली गई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जो है ना एलिमनी देनी पड़ेगी। एलिमनी समझते आप लोग क्या होता है? पैसे देना आफ्टर डाइवोर्स, है ना, वाइफ को पैसे देना आफ्टर, उसको एलिमनी कहते हैं ना। तो जैसे हिंदूज में भी होता है कुछ कुछ वैसे ही सेम। तो उससे मुस्लिम जो है वो नाराज हो गए, मुस्लिम समुदाय नाराज। तो राजीव गांधी ने उनको खुश करने के लिए वो जो शाहबानो का केस था उसको पलट दिया पार्लियामेंट में। मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको पैसे दो, और पार्लियामेंट ने नया कानून लाकर कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर दिया, ऐसे पलटा जाता है। ठीक है ना। अगर मान के चलो कल को आज सुप्रीम कोर्ट कहते कि SC ST का रिजर्वेशन खत्म करो, तो भाई सरकार तो दबाव में आएगी क्योंकि हंगामा होगा बहुत। तो सरकार एक बिल लाएगी और SC ST का रिजर्व वापस से लागू हो जाएगा। सुनो, तरीके हैं यहाँ पे कई। ठीक है, तो ऐसे लागू किया जाता है। तो शाहबानो केस को किसने एग्जीक्यूट किया? राजीव गांधी ने। इससे हिंदू नाराज हो गए, ये बताओ यार, ये मुस्लिम्स को खुश करने के लिए इसने पार्लियामेंट से बिल पास करवा दिया इंडिविजुअल प्रॉब्लम की वजह से। तो हिंदूज को खुश करने के लिए राम मंदिर का गेट खोला गया। उसके बाद लोगों को पता चला हिंदुओं को कि राम मंदिर जैसे भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। उसके बाद कार सेवा हुई, गोलियां चली, उसके बाद हुआ ये सब। इसलिए इस केस को इतना बड़ा मुद्दा, उससे पहले हिंदूज को पता ही नहीं था क्या हो रहा है देश में। समझ आप लोग इस चीज को? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आर्टिकल 44 पे आगे एक बार फिर से रिकॉल कराओ मेरे सामने आप लोग। 37 हमने पढ़ा, डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। 38 39 समान काम के लिए समान वेतन। 39A निःशुल्क विधि सहायता, फ्री लीगल एड। 40 ग्राम पे बहुत अच्छे। 41 महिलाओं के लिए या पेंशन? 41 तो मैं कर लिया ना, 41 ना वृद्धा। 42 क्या था हमारा?
है ना, जो सोसाइटी के कुटीर उद्योगों के लिए, है ना। तो मैं कुछ गलत छोड़ दिया क्या हमने? हाँ 41 था हमारा विकलांगों और उसके लिए, महिलाओं के लिए। 42 क्या था हमारा? महिलाओं का अगर शोषण हो रहा है। मैं जब प्रीवियस ईयर पढ़ के क्वेश्चन सेट कर रहा था आप लोगों के, तो उसमें ये टर्म आया था, इसलिए स्पेशली लिखवाया मैंने। अदरवाइज खाली ये भी आ जाएगा तो भी समझ जाना, ठीक है ना, कि उनको प्रसूति से रिलेटेड हेल्प मिलेगी, पैसे मिलेंगे, या उनको खाना दिया जाएगा, है ना, जो भी दिया जाएगा। भाई एक बात होगा, खाना नहीं मिलता क्या? जो लोग वो क्या बोलते हैं आंगनवाड़ी, है ना, इतना सारा तो दलिया दे के जाते हैं फ्री में, चने वने सब कुछ तो दे के जाते हैं वो, ठीक है। खाओ ना खाओ एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 43 निर्वाह योग्य मजदूरी देगी गवर्नमेंट, है ना, सैलरी भत्ता देगी कुछ दिन का। इसके अलावा 43 क्या कह रहा है आपका, जो हमारे इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए प्रबंधन। ये आया नहीं, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना। आर्टिकल 44 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। अब आ जाओ 45 पे, ये गोवा वाला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। ये सब छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 45 गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या कह रहा है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और निःशुल्क उनको शिक्षा देना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? तो आपके आसपास जो ये बने हुए एमसीडी के स्कूल, है ना, नगर निगम, उसके लिए उसको होल्ड किया हुआ है ना, वहां पे उनको खाना भी दे रहे हैं, 2 तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। अब वो जो उस दिन आया था नगर निगम में तो है, उसने कहा सर ये जो दिल्ली का नगर निगम के स्कूल है ना, ये चल ही रहे हैं सिर्फ या तो जो लोग जो परिवार बिहार से बिलोंग करते हैं या यूपी का, जिनकी इनकम क्या है, कम है, ताकि वो अपने बच्चे, क्योंकि जनरली लोग जो छोटे छोटे जो प्राइमरी स्कूल बने हुए गली मोहल्लों में, लोग वहां पे भेजना पसंद करते हैं, प्ले स्कूल टाइप में, है ना, सस्ती फीस है और भेज देते हैं, उससे बेटर ऑप्शन मिल जाता है उनको, खाने को वो घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए दे रहे हैं। तो ये चीज उसने बताई मुझे। मैंने उससे ये पूछा था कि भाई क्या कारण है, इतनी सुविधा देने के बाद भी लोग क्यों क्यों बंद होना चाहता है? ये गवर्नमेंट मतलब उसमें बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं है एक्चुअली स्कूलों में ना, ये कहानी है। आगे की बात करते हैं। तो आर्टिकल 45 कम से कम 6 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हेल्थ का, और उनको फ्री एजुकेशन देना। तो ध्यान रखना, हम लोग ये 3 जगह पढ़ रहे हैं एक्चुअली गाइस। हम लोग ये जो फ्री एजुकेशन है, ये हमने आर्टिकल शायद 22 में भी पढ़ा था, आई थिंक शायद 21 में पढ़ा था। तो ये मौलिक अधिकार भी हो गया बच्चों को लेकर। देखो सरकार कितनी जागरूक है, मौलिक अधिकार में भी रखा है, डीपीएससी में भी रखा है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी रखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या वो नेम है। हाँ वही वही वही। अच्छा, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। 21A में भी ये जो हमने पढ़ा था, ये जो हमें ये पीछे पढ़ चुके हम लोग, है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में बनाया गया था। आगे की बात करते हैं गाइस। आर्टिकल 40 SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण, आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा देखो, जब इक्वल राइट्स है ना, समानता का अधिकार है, तो एक ही नौकरी में मेरी कट ऑफ ज्यादा जा रही है ना, और जो SC ST OBC से बिलोंग करता है उसकी कट ऑफ कम जा रही है। इसका रीजन क्या है? तो जो सोसाइटी में, अब देखो इक्वल, आजकल पता है आपको, न्याय की मूर्ति की पट्टियां खोल दी हैं। इसी प्रकार से सरकारें भी समझ गई है कि जो सोसाइटी में डाउन टोर्डन है ना, जो गरीब तबका जिसका शोषण हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए उसको सपोर्ट दिया जा रहा है ना, ताकि वो बैलेंस हो सके। आगे क्या कह रहा है आपका आर्टिकल 47, सरकार जो है वो पेशा युक्त आहार, एक्चुअली ये होना चाहिए आपका पेशा युक्त नहीं होना चाहिए, ये पोषक तत्व तो नहीं होता, पोषक युक्त होना चाहिए, पोषक युक्त, है ना, उपलब्ध कराएगी, जैसे मिड डे मील के थ्रू कराती है या फिर वो आंगनवाड़ी के थ्रू कराती है, और नशीली दवाइयों और शराब इत्यादि का प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है ना। नहीं, प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, गुजरात में सदियों से लगा पड़ा प्रतिबंध, दशकों से लगा पड़ा है ना। वो बात उससे लोग अंधेरे में पी के बोतल वैसे फेंक देते हैं, मैंने देखा लाइव। बिहार में लगा ही है। अब बिहार में लोग अभी तड़प रहे हैं, क्योंकि बिहार में अभी नया नया लगा है, लेकिन 10-20 साल बीत जाने के बाद लोग जब हैबिचुअल हो जाएंगे, तब वो ठीक हो जाएगा राज्य। अभी होता ना कि किसी की नई नई नशे की आदत छुड़ा रहे हो तो वो तो बेचैन तो होगा ही, है ना, वो कहानी है। आर्टिकल 47 हो गया हमारा। आगे की बात करते हैं 48, कृषि और पशुपालन और दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसी आपने पढ़ा डीपीएसपी के बारे में, पढ़ा ना आपने डीपीएसपी के बारे में। देखो ध्यान सुनना, ये जो डीपीएसपी होता है कहां से लेके कहां तक पढ़ा आपने? 36 से लेकर के, इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं गाइस। पहला हिस्सा जो होता है इसे कहते हैं गांधीयन कंसेप्ट, है ना, जिसमें ये वाले आर्टिकल आते हैं। दूसरा वाला आपका आता है समाजवादी, सोशलिस्ट कंसेप्ट, जिसमें ये वाले आते हैं। और तीसरा क्या आता है आपका? उदारवादी, है ना, लिबरल,
है ना। उसमें उदारवादी में जैसे हमने 44 में क्या पढ़ा था बाय द वे, यूनिफॉर्म से है ना, तो ये उदारवादी मतलब जनता का भला हो जाए कुछ। लेकिन एक बात बताऊं जाए, ग्राम पंचायतों का गठन किस में पढ़ा था भाई? 40 में। क्या महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी गांवों को ग्राम राज्य से राम राज्य लाने की बात कर रहे थे वो, है ना। ग्राम राज्य से ग्राम गांवों से राम राज्य लाने की बात कर रहे थे। कुटी जब देखो, जब देश आजाद हुआ तो दो लोग खड़े हुए, एक नेहरू और एक गांधी। नेहरू कह रहे हैं कि भाई बच्चे साइंस कॉमर्स आर्ट्स पढ़ेंगे, गांधी कह रहे हैं कुटीर उद्योग की तरफ जाएंगे। क्योंकि एक बात बताओ, सबने तो साइंस कॉमर्स आर्ट पढ़ ली है, अब नौकरी कहाँ है ना। लेकिन अगर उद्योग सीखा होता तो नौकरी की जनरेशन हम खुद कर सकते थे, है ना। तो हमने अब चूंकि नेहरू प्रधानमंत्री बने तो हमने अमेरिका वाली टेंडेंसी अपना के डिग्रियां तो ले ली हैं, लेकिन अब अभी तो चलो फिर भी काम चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना। एक मैं आपको बताऊं, मैंने तो मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी 10th की सर्टिफिकेट कहाँ पे रखे हैं। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है जब एज प्रूफ की जरूरत होती है, अदरवाइज वो कहाँ रखे हैं मुझे ढूंढना पड़ता है कभी कभी। और आप लोगों का भी फॉर्म भर रहे हो उसलिए भी जरूरत है, लेकिन नौकरी पे लग जाने के बाद आप लोगों की भी जरूरत उसकी नहीं रहेगी, है ना। तो अच्छा, आर्टिकल 43 में क्या पढ़ा था भाई हमने? मैटरनिटी रिलीफ पढ़ा था, है ना। 43 में हमने पढ़ा था गाइस, नहीं नहीं, वो मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन पढ़ा था हमने, मिनिमम वेजेस पढ़ा था हमने, है ना। देखो ये जितना अच्छा अभी हमने पढ़ा, ये दुधारू पशुओं को ना, जो जितने भी हमारे ऐसे जानवर जो दूध देते हैं उसकी हत्या ना की जाए, शराब पे प्रतिबंध लगाया जाए, ये सारे किसके कंसेप्ट हैं? गांधी की विचारधारा ये, ठीक है ना। और समाजवादी कंसेप्ट ये जिससे सोसाइटी का भला होता है। ये उदारवादी कंसेप्ट है जिससे सबका भला हो रहा है, चाहे वो हमारे समाज का हो या कहीं बाहर से उठ के आया हो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डीपीएसपी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी, गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल, ठीक है। अब आ जाओ वापस यहाँ पे। अब देखो 48 भी तो वही है ना, कृषि और पशुपालन में वृद्धि करना, और ये सब कुछ हमने पढ़ लिया ना। आगे की बात करते हैं 48A गाइस, इसको बाद में ऐड किया है, ये क्वेश्चन भी आया था। क्या? पर्यावरण का, वन का और वन्य जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण का रक्षा करना और वन्य जीवों की क्या करना? रक्षा करना, ठीक है ना। ये हमने बाद में ऐड किया है। आगे 49 की बात करते हैं गाइस, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, है ना। जैसे जितने लाल किला, पुराना किला जो भी है उसकी रक्षा करना, ये सब सरकार का कर्तव्य है। आगे आर्टिकल 50, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका मतलब क्या है? जुडिशरी को किससे अलग करना? ध्यान सुना, हमारे देश में ना 2 तरीके से काम हो रहे हैं, एक है जुडिशरी और एक है एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी जो न्याय तंत्र है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपना काम कर रही है, जजमेंट दे रही है। और आपका ये क्या है? एग्जीक्यूटिव क्या है? जिसमें पीएम काम कर रहा है, प्रधानमंत्री, या राज्यों के सीएम काम कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये डीपीएसपी ने अलग किया इन चीजों को कि डीपीएसपी का काम क्या है, राज्य सरकारों का काम क्या है, या केंद्र सरकार का काम क्या है, और जुडिशरी का काम क्या है, वो अलग है ना। तो ये डीपीएसपी जो है ना, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड डीपी एग्जीक्यूटिव किसमें है? आर्टिकल 50 में। अगला आर्टिकल 51 क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, इसी के थ्रू। मतलब हमारा देखो, भारत एक सोवर्जिन कंट्री है ना, पैक्टा सर्वेंडा, हम लोग किसी की भी बात नहीं मानते हैं, मतलब किसी के दबाव नहीं है हम, है ना। अगर हमने किसी के मर जाने पे, इंग्लैंड की महारानी के मर जाने पे अपना झंडा डाउन किया है, तो ये हमने रिस्पेक्ट में किया, हम किसी से डरते वरते नहीं है। और भारत के आंतरिक मामलों पर किसी को भी दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं है, भारत खुद फैसले लेगा। सोवर्जिन कंट्री का मतलब यही होता है, ठीक है ना, किसी के दबाव में ना होना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सोवर्जिन नहीं है ना, वो कनाडा से दबाव में रहता है। इस प्रकार से आगे बढ़ जाए, एक बार फिर से बात कर लें जरा। 37 में क्या था भाई? डीपीएसपी हर को ना न्यायालय से इन्फोर्स नहीं करा सकते। 38 में क्या था भाई? 38 में क्या था बताओ? वेतन का था। हाँ, 38 और 39 में क्या था आपका? इक्वल वेतन था ना भाई, वेतन इक्वल था। और 39 में ए में क्या था भाई? है ना, फ्री लीगल एड, विधि सहायता थी इसमें। आर्टिकल 40 में क्या था भाई? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत था, याद रखना आप लोग, ठीक है। 41 में क्या था भाई?
विधवा के लिए, वृद्धों के लिए पेंशन या विकलांगों के लिए पेंशन, है ना। जो समाज के जो अल्प वर्ग है ना, जो निम्न वर्ग है, जिनका शोषण हुआ है, जिनको प्राकृतिक प्रॉब्लम है, कोई विधवा या वृद्ध या कोई विकलांग, है ना, उसको सहायता देना, है ना। विधवा, वृद्ध या विकलांग को सहायता। 42 में क्या था भाई? 42 में क्या था भाई, बताओ। महिलाओं का शोषण, है ना, महिलाओं के शोषण के विरुद्ध, महिलाओं का शोषण नहीं, महिलाओं के शोषण के विरुद्ध, है ना, अगेंस्ट उनके एक्सप्लॉयटेशन के। और मैंने कहा था जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनके लिए अलग से सुविधाएं प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो। आगे की बात करते हैं। 43 में क्या था? 42 तो हो गया ना, 42 में कुछ और भी था क्या? 43 में क्या था भाई, बताओ। उद्योग, आपका 223 में गई, निर्वाह के लिए न्यूनतम मिनिमम वेजेस देगी गवर्नमेंट, है ना, मिनिमम वेजेस था, है ना, न्यूनतम आय देगी। और 43A भी तो था एक, हाँ। 43A में क्या था आपका? हाँ, उद्योग प्रबंधन, है ना भाई, इंडस्ट्री मैनेजमेंट को लेकर था, इंडस्ट्री मैनेजमेंट को लेकर था। और इसके अलावा था 44 में क्या था? यूनिफॉर्म सिविल कोड था, है ना भाई। 45 में क्या था? 45 में क्या था भाई? हाँ, शिक्षा का अधिकार, है ना भाई। भाई स्वास्थ्य का, बच्चों का स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड था। 46 में क्या था भाई? हाँ, SC ST OBC का रिजर्वेशन से रिलेटेड कानून गवर्नमेंट बना सकती है, ये राज्य सरकार का काम है। 47 में क्या था मित्रों? नशे पत्ते। इसके अलावा और क्या था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, है ना, न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना, खाने पीने की चीजें और ये सब चीजें ना, और नशे से रिलेटेड। तो महात्मा गांधी भी नशे के विरुद्ध है ना, इसलिए ये भी, ये जो 47 है ये उसमें है, गांधीयन कॉन्सेप्ट में है। अच्छा, 48 की बात करते हैं गाइज, नशे के अगेंस्ट। नशा करवाएगी नहीं गवर्नमेंट, नशे से छुड़वाएगी, नशे के अगेंस्ट था ये, है ना भाई। 48 में क्या था भाई? कृषि था ये, हाँ कृषि। 47 हो गया, ठीक है, हाँ। 48 में था कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, पशुपालन को, और जो हमारे जानवर होते हैं उनको ना मारना, पशुपालन करना, है ना। 49 की बात करते हैं, 49 में क्या था? लाल किले पे हर्ट बना के अपना या किसी भी महिला मित्र का नाम ना लिखना, है ना। राष्ट्रीय नेशनल मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करना, है ना गाइस, नेशनल मॉन्यूमेंट्स की। 50 में क्या था भाई? हाँ, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को क्या करना, अलग कर देना। 51 में क्या था? है ना, यूएनओ वाला था, है ना। 51 में, हाँ, यूएनओ के मेंबर बने थे, इंटरनेशनल पीस मेंटेन रखना। हाँ, हाँ भी पढ़ा ना मैंने, देख लेंगे, होगा तो ठीक है। पढ़ लिया ना आप लोगों ने, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। देखो, अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं, है ना। 43 जो है वो दोनों में है गाइस, और 47, ठीक है। और अनुच्छेद 48 गांधी और उदारवादी दोनों में आते हैं, ठीक है ना, लिबरल में भी आता है। आगे की बात करते हैं गाइस, ये वही सेम रिपीट हो गया। आगे अब पहला सवाल है, इंग्लिश मीडियम वालों थोड़ा कोऑपरेट करना, पहले सवाल का जवाब दे दो आप लोग, फिर आगे पढ़ेंगे। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य क्या होता है भाई? दिल्ली गवर्नमेंट तो प्राउड से कह रहे हैं भाई हम तो फ्री बिजली देते हैं, हमारी इतनी हैसियत हम देते हैं, तो ये कल्याणकारी राज्य बन रहा है ना, ये चीज है। तो ये किसका काम है? DPSP का काम है ना। ना तो ये फंडामेंटल राइट है, ना ड्यूटी है, ना प्रियम्बल में ऐसी कोई बात कही गई है, ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। ये बातें नहीं करो प्लीज, बातें नहीं करो इसका, भाई बातें नहीं करो। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता लागू है? UCC किस में लागू है मित्रों? हाँ, 44 में UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। 40 में क्या है मित्रों? ग्राम पंचायत है,
39 में क्या था, सैलरी इक्वल वेतन इक्वल पर्सन को, है ना। और 50 में क्या था आपका, यस समझ गए, समझदार बच्चे हो। निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां 3? गांधी, समाजवादी और उदारवादी, है ना। तो कौन सा नहीं है? सत्तावादी नहीं है। सत्तावादी मतलब किसी की सत्ता हो जाए इस तरह के। देखो सुनो, समाजवादी होता है गाइस जिसमें गवर्नमेंट ना पूरी सोसाइटी के लिए फ्री में काम करती है ना। उदारवादी मतलब लिबरल हो जाना, किसी के लिए कोई सख्त रूल ना अपनाना है, जैसे सबको वो जो फ्री लीगल एड दे रहे हैं, कोई अंग्रेज आएगा उसको भी मिलेगा, ठीक है ना। उदार मतलब सबके लिए, ठीक है, ये चीज है। और गांधीवादी आपको पता ही है, ठीक है ना, गांवों को प्रमोट करना, है ना, दुधारू पशुओं को प्रमोट करना, कुटीर उद्योग को प्रमोट करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। आ गया जो नेक्स्ट, आर्टिकल 44 का टारगेट क्या है? आर्टिकल 44 का टारगेट क्या है गाइस? ये देखो, स्मारक स्मारक तो है नहीं, पर्यावरण है नहीं, राज्य की सार्वजनिक सेवाएं है नहीं, क्या बचा हमारे पास, है ना। राज्य के क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराना, या विधि समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराना। अगला, कौन सा डीपीएसपी का पार्ट नहीं है? ये तो है ही, ये कौन से में? आर्टिकल 50 में, ये 44 में, ये भी 49 में। ये क्या है? ये कहीं नहीं है। भारत के किसी भी हिस्से में निवास, ये तो मौलिक अधिकार था हमारा कि हम किसी भी निवास कर सकते हैं, किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। तो ये डीपीएसपी में नहीं, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। आगे की बात करते हैं। अगला सवाल बड़ा है लेकिन क्या कह रहा है ये, देखो जैसे ही आपने देखा ग्राम पंचायत, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 40 हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? स्मारक यही बताना है कि देखो सुनो, अगर आप कहीं पे जाते हो, मान के चलो लाल किला जाते हो, और आप हार्ट शेप में अपना और किसी भी महिला मित्र का नाम लिख देते हो, तो इससे क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसका संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा, स्टेट करेगा, है ना। तो कौन से आर्टिकल में था? अगला बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो आप वैसे भी समझोगे। 370 जम्मू कश्मीर, है ना। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट है। अगला, ठीक है, मच्छर स्विच ऑफ क्यों हो गए? प्लग में इशू है। है 43 में क्या था पहले ये बताओ? जी, पशुओं का तो 43 के बाद से शुरू हुआ है ना। हाँ चलो हो गया। आज देखो सुनो, हाँ बताओ भाई। 40 देखो सुनो, ये कह रहा है 43B में क्या है, हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो 43 में होगा उसी का कुछ कुछ अंश इसमें होगा ना। प्रबंधन का है, तो देखो प्रबंधन पता है क्या, इसका आंसर ये वाला होगा गाइस। किसका प्रबंधन भाई? लेबरों का प्रबंधन। तो गवर्नमेंट अपना या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, उनके थ्रू वो उसको, उनको भी देखो सुनो, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये भी इसी का ही पार्ट है। इसमें आप ऐड कर लेना चाहे तो, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो सुनो, देखो सुनो, नहीं, काम पाने का अधिकार है ये। हाँ ये आता ना, वो जो हमने किया था कि भाई गवर्नमेंट मिनिमम तो देगी ना सैलरी, बट काम काम का भी था। मिनिमम तो देखो, मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करना, तो काम देगी तभी तो वेज, फ्री में थोड़ी देगी आपको।
है ना, वो चीज है। लेकिन काम पाने का अधिकार, देखो सुनो, गवर्नमेंट आपको खुद काम देगी, अगर आपके पास काम नहीं है तो आप काम मांग सकते हो, ये डीपीएसपी का ही आएगा। अच्छा, अगर देखो अब जैसे मान के चलो मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो मुझे क्लियर कट ये पता है कि ये किस में आता है, ये किस में आता है, 50 में यार। और ये जो आता है ना, ये हमने पढ़ा था शायद 39, 39 नहीं शायद, नहीं नहीं, एक मिनट, हमने पढ़ा था, ये कौन सा हमारा काम पाने का ना, ग्राम पंचायत विधि सहायता 43B कह रहा ना ये उसी का ही पार्ट है। देखो सुनो, ये देख लो, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो हमने पढ़ा था मिनिमम वेज, और 43 में पढ़े इंडस्ट्री मैनेजमेंट। अब इसी का ही 43 पार्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होता है ना, उनमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सब। एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, अगला सवाल देखो आप लोग क्या कह रहा है। 1978 में 44वें अमेंडमेंट द्वारा भारतीय संविधान के मूल सूची में कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया? ध्यान सुना गई, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने कहा गाइस आपसे कि ना 4 बार अमेंडमेंट हुआ है सब, है ना भाई। डीपीएसपी में कितनी बार अमेंडमेंट हुए हैं टोटल? 4 बार अमेंडमेंट हुए हैं, है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 2 हुआ, 44वां है क्या ही, 44वां, एक मिनट रुको मैं बता देता हूँ। नंबर क्वेश्चन है 278, इसका ए आंसर है गाइस, ठीक है। देखो सुनो, मैंने कहा था ना डीपीएसपी में 4 बार अमेंडमेंट हुए हैं अलग अलग, तो हर बार एक एक अमेंडमेंट हुआ होगा, हालांकि कईयों में 2 2 भी हुए हैं। इसका आंसर फिलहाल क्या होगा हमारा, एक याद रखना आप लोग, मतलब जब 44वां अमेंडमेंट हुआ तो उसमें हमने एक प्रोविजन ऐड किया डीपीएसपी में, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है आपका, इसमें हमने ऐड किया है भाई 44वें में ना 38B को जोड़ा था, 38B ऐड हुआ था इसमें। अगला नेक्स्ट वो क्या कह रहा है आपका, 270 280 का बताओ आप लोग। ये थोड़ा सा हो जाएगा ज्यादा, है ना। इसमें हमने 4 ऐड किए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 42वें में 4 ऐड किए, कौन कौन से ऐड किए? 39F ऐड किया है, 39A ऐड किया है, 43A ऐड किया है, और 48A ऐड किया है। ये चारों ऐड किए हैं इसमें, ठीक है। मतलब जब ये अमेंडमेंट हुआ तो 4 पॉइंट डीपीएसपी में ऐड कर दिया हमने। आगे देखो, अब नेक्स्ट बताओ, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की एक विशेषता है? कौन सी एक विशेषता है बताओ भाई 284 का? भाई ये कभी लागू नहीं किया सकते, लागू कौन नहीं कर सकता इसको, कोर्ट लागू नहीं कर सकता। मतलब सरकार दे तो दे, ना दे तो ना दे, तुम्हारी मर्जी। फ्री बिजली दे तो दे, और अभी हटा दे तो हटा दे, तुम देते रहो जिसको तुम्हें बोलना है। वो नहीं देंगे, उनके अगर बजट नहीं हो, वो बजट है तो फ्री में बांटेंगे, नहीं बजट है तो नहीं देंगे, ठीक है ना। कोर्ट आप नहीं जा सकते, तो कोर्ट क्या करेगा, लागू कराएगा ना, तो वो लागू नहीं करा सकता कोर्ट। ये उसका क्या, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी विशेषता है कि मतलब उसकी मर्जी है। अब उसके पास होंगे तो भी वो चाहे तो ना दे, वो एक अलग मैटर है ना, ये चीज है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल दे दिया पूरा उन्होंने। हाँ जी बोलो।
एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिल रहा है, अलग अलग सैलरी मिल रही है, सेम पोस्ट है। तो डीपीएस पे का कौन सा आर्टिकल वॉयलेट हो रहा है भाई? 39 है ना? 38 भी दे रखा है क्या ऑप्शन में? हाँ 39D होगा इसका, 39 होता है वैसे, लेकिन 39D भी है। अब इसका जो आपको मैंने बुक भेजी ना उसके थ्रू, उसमें आप डिटेल पढ़ने ना, वहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है मैंने, ठीक है ना? वो चीज 38 दे रखा है, बट 39 होगा इसका आंसर, ठीक है? मतलब देखो सुनो, एक्स और वाई में कोई मेल और कोई फीमेल है तो इक्वल सैलरी मिलेगी उसको 39 में। अगला नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ अगला बताओ। हाँ जी बोलिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है ना भाई? यही तो है, ग्राम पंचायतों का गठन, है ना? ग्राम राज्य से राम राज्य। अगला, कह रहा है क्या, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है ना, कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति है? आर्टिकल 51। अगला, 39A था ना शायद? हाँ हाँ। आगे, कृषि और पशुपालन 293 का बताइए। ए हो जाएगा इसका, है ना? हाँ इन्होंने तो अजीब अजीब आर्टिकल दे दिए, ये तो वैसा दे दिया, क्लोज तो देने चाहिए कम से कम इनको। आगे देखो आप लोग, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करता है, मतलब जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव को अलग करता है? कौन सा आर्टिकल? ठीक है, अब क्या सारे मैं ही करूं, कुछ तुम भी तो करोगे, खत्म हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, फंडामेंटल। डीपीएसपी के बाद क्या आता है नेक्स्ट? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या ड्यूटी है भाई हमारी? देखो सुनो, ड्यूटी ये हमारी कि हम झंडे की रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें, फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट करें, ब्रदरहुड बना के रखें, है ना, नदियों को पोल्यूट ना करें, मॉन्यूमेंट्स को पोल्यूट ना करें, इंटरनेशनल पीस बना के रखें, है ना, वो चीज, ये सारी चीजें हमारा काम है। लेकिन इसको भी ना बाउंड नहीं कर सकते आप, है ना? मान के चलो ये बंदा नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, ये सीन है यहाँ पे, ठीक है? मतलब इसको भी आप कोर्ट द्वारा लागू नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, जब हमारा संविधान लिखा गया तब ये नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। किसने ऐड किया इसको? इंदिरा गांधी ने ऐड किया। 42वां 42nd अमेंडमेंट गाइस, कब ऐड किया? 1976, ठीक है ना? और जब आपको पता, गवर्नमेंट जब कुछ संविधान में ऐड करते ऐसे नहीं कि चलो ऐड कर दो, वो पहले कमेटी बनाएगी, इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है ना, वो देखेंगी। तो एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। जो उस कमेटी के हेड थे उनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, से नाम उनके नाम पे पड़ गया। और ये जो कमेटी हेड होते हैं जनरली ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं, ठीक है ना? तो उन्होंने बनाया, और जब ये बनाया फंडामेंटल राइट्स, कहां से लिया हमने ये? यूएसएसआर, रूस से लिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी, है ना? तो ये सारी बातें मैंने जो बताई आपको लिख देता हूं, देखो सुनो। 42वां संविधान संशोधन 1976, कब? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। कहां से लिया गया इसको? रूस। आपको यूएसएसआर भी मिलेगा, आपको सोवियत संघ भी मिलेगा पहले, ठीक है? इससे मानने पर कोई दंड का प्रावधान, मानो या, ये तुम्हारे दिल में होना चाहिए ना भाई कि नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें। बुरा तो लगेगा ना कि आप ही का नेशनल फ्लैग पड़ा हुआ है, तो चुभेगा तो जरूर, देश को होगा तो चुभेगा, नहीं होगा तो फिर नहीं कह सकते। हमें अमेरिका के झंडे से क्या है? हमारे तो यहाँ पे बहुत सख्त रूल है झंडे को लेकर के, बहुत सख्त रूल, है ना? झंडे को ऐसे बोल भी नहीं सकता मैं ऑनलाइन, झंडा अगर नष्ट होता है तो उसका प्रॉपर मेथड होता है, आप उसको फोल्ड करके बाइज्जत आप उसको एमसीडी को दे दो, वो अपना डिकम्पोज करेंगे उसको, जैसे भी करेंगे उसको, ठीक है ना? वो चीज है, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट होता है। यही कारण है कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के झंडे बैन कर दिए। अब जो झंडे छोटे छोटे आते हैं, ध्यान रखना उनका फैब्रिक अलग है, उस पर जब पानी गिरेगा ना, मान के चलो वो झंडा कहीं फेंका भी गया अगर, तो कुछ समय पानी गिरने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो मिट जाएगा, उसको वाइप आउट हो जाएगा, है ना? खाली अशोक चक्र भी मिट जाएगा तो वो हमारा झंडा नहीं है, क्योंकि झंडा होने का प्रॉपर एक नेचर है, ठीक है ना? हर ट्राई कलर हमारा झंडा थोड़ी है। व्हाट्सएप पे तो लोग दूसरों का झंडा भी ट्राई कलर समझ के भेजते रहते हैं, देखा होगा आपने, है ना? हाँ, उनको ये नहीं पता भारत का झंडा दूसरा होता है, और जहां ट्राई कलर देखा भेज दिया, ठीक है? आगे की बात करते हैं नेक्स्ट देखो।
आर्टिकल 4A में रखा गया, इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल भाग 4A में पार्ट 4 में आर्टिकल 51 में, ठीक है। मूल संविधान के मूल कर्तव्य नहीं थे, मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, ये हमारे जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इसको ऐड किया है। कब ऐड किया है वो मैंने आपको बता दिया, 42वां संशोधन 1976। और जब ऐड किया तब ये कितने थे, बाद में एक और ऐड कर दिया, कब, 86 अमेंडमेंट के थ्रू, और अब ये कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। क्या ऐड कर दिया भाई, ये जो अब 86वां अमेंडमेंट था 2002 में ऐड किया इसको, है ना। और क्या ऐड कर दिया भाई, बच्चों जो है ना, जो बच्चे हैं उनको अभिभावक, उसके जो पेरेंट्स है उसको क्या भेजेंगे, शिक्षा के लिए भेजेंगे, उनका कर्तव्य है कि आप भेजो। अधिकार भी तो दे रखा है, कर्तव्य भी दे रखा है, और डीपीएसपी भी तो दे रखा है। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में दिया था, हाँ, किस आर्टिकल में डीपीएसपी में राज्य का काम है कि वो भेजेगा। ये क्वेश्चन आया नहीं लेकिन कल को आ सकता है। बच्चों के लिए ये वाला देखो 45, बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, है ना, तो किस में आ रहा है ये हमारे 45 में आ रहा है, ये भी यहां पे ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ये देखो कितना जरूरी चीज है कि इतने संविधान में हमने इसको 3 बार मेंशन कर दिया। बच्चे को नहीं मिला वो कानून से लड़ाई लड़ेगा, राज्य उसको और बेहतर करने की कोशिश करेगा, और माँ बाप का भी कर्तव्य है कि तुम भी भेजो उसको, चाहे तुम्हारी हालत कितनी भी खस्ता है, खाना वो देंगे, पैसे वो ले नहीं रहे। आप जो स्कूल में फीस देते थे आप स्कूल में, 2000। अच्छा तुम्हारा प्राइवेट था ना, नहीं सर, वो जो 60 रुपए की जो पर्ची करती थी ना गवर्नमेंट स्कूल में, है ना, वो फीस नहीं थी, है ना, 6 महीने के 60 रुपए करते थे, ऐसे एक पर्ची करती थी, वो भी दिया नहीं दिया, रेगुलर देते थे। पता नहीं, मैं तो बंक मारता था, मेरे बंक के पैसे भी सर देते थे, फाइन लगता था 2 रुपए। अच्छा करे भाई आगे, अच्छा देखो सुनो, मैं ये करता, पर्चे तो प्रूफ है, और वो जो 2-2 रुपए आप देते थे ना, उससे वो स्कूल का बेसिक मैनेजमेंट ठीक करते थे, जैसे टूटी, ठीक है ना, टूटी ठीक करना, ये सब करना, ये सब काम था। सैलरी से उनकी जितने पूरे स्कूल से इकट्ठे हो तो 2 टीचर की सैलरी निकलेगी 60 रुपए इकट्ठे करके, है ना। अगर मान के चलो स्कूल में 5000 बच्चे हैं गाइस, है ना, 5000 बच्चे होते नहीं है वैसे, 1000 बच्चे मान लो, चलो 1000 बच्चे हैं, और मान के चलो अगर वो 50 रुपए ले रहे हैं तो कितना हो गया हमारा, एक प्राइमरी के टीचर की सैलरी नहीं है उतनी, और 20 टीचर होते हैं उसमें तो, है ना, किसी की सैलरी 1,00,000 1,50,000 भी है। वो जो बायोलॉजी की मोटी वाली मैम थी जिनका कुछ समझ में नहीं आता था पढ़ाने का, उनकी सैलरी 1,50,000 रुपए थी, है ना। इको की जो भी है अलग अलग में अलग अलग थी, लेकिन थी एक मैडम ऐसी थी, ठीक है। 39 में क्या डिफरेंस थे सर 39, सुनो 39 में ना मेल फीमेल की सैलरी डिफरेंस है, जो हमने अभी एक्स और वाई वाला किया था। 38 में ना सैलरी डिफरेंस ही है, लेकिन ये शायद ऐसा हो सकता है, कुछ कुछ अलग अलग कम्युनिटी के बेस पे हो सकता है, जैसे जनरल का, ओबीसी एसटी का, लेकिन सैलरी से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन आप लोग इस पर रिसर्च कर सकते हो, वैसे मिल जाए आपको अदर बुक्स में। सुनो, जो मैंने आपको बुक भेजी है ना, उसमें जब डिटेल पढ़ोगे, जो बचा कुचा सारा कवर हो जाएगा, कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अच्छा गाइस देखो सुनो, मैंने आपको बताया 10 फंडामेंटल राइट्स, मोटे तौर पे पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, क्या है, संविधान का पालन करना, है ना भाई, ये याद होना चाहिए आपको, वैसे ही जवानी है ना, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को पालन करना, जैसे नारे जो हमने लगाए हुए हैं वो चीज, ठीक है ना, एकता और अखंडता बनाए रखना है, देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की सेवा करना, है ना। आगे देश को, लोगों को नम्रता, मेल मिलाप से, भाईचारे से रहना, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे, ठीक है ना, सॉरी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अलग अलग वीडियोस के नीचे अलग अलग माहौल बनाना, देश की समृद्ध और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधविश्वास ना रखना, ठीक है ना, पर्यावरण और वन्य जीवों का रक्षा करना। अब देखो ये पर्यावरण भी 2 बार आ गया, डीपीएसपी में भी और यहां भी, आपका भी कर्तव्य और राज्य भी कर रहा है। आगे सार्वजनिक संपत्ति की, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, ये भी हमारा डीपीएसपी और इसमें भी आ गया। व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई करना, 6 वर्ष के बच्चों को, ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको बाद में ऐड किया हमने किसके थ्रू, 86 अमेंडमेंट जो भी हमने पीछे पढ़ा कि पेरेंट्स भेजेंगे इसको,
ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया। आगे ये वाला ना, देखो 2002 में किया था, हाँ 21 से 21 का है ना, 6 से 14 वर्ष के, ये तो हमारा वो है ना, ये वाला। एक्चुअली देखो, सुनो सुनो, ये दोनों ही 2002 में ऐड हुए गाइस, दिख रहा है आपको? मतलब उसको फंडामेंटल राइट्स भी बनाया 2002 में, और डीपी इसमें ड्यूटी भी बनाया इसको 2002 में, सेम ही अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ये कुछ वो है तो इसको आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई खास नहीं है। तो ये जो आपने पढ़ा गाइस, ये क्या हमारा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। अब ये खत्म होने के बाद हमारा शुरू होता है क्या, राष्ट्रपति। क्या शुरू होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हेलो पीछे पास कर देना विजन। संघ मतलब कि यूनियन, संघ सी सरकार है ना, उसका हेड कौन होता है, हमारे देश का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। देश का जो पॉपुलेशन काउंटिंग होगा वो किसके घर से होगा, वर्तमान में कौन है, मुरमुर नहीं, मुरमुरे बना रहे हो। ठीक है गाइस, कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं लोग। देखो ये थियोरेटिकल चीज आपको पता होना चाहिए, लेकिन भाई मैंने देखा है राष्ट्रपति से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना, एक एक आर्टिकल पूछ रहे हैं। मतलब 52 में क्या है, राष्ट्रपति का इलेक्शन किस में है, कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति किसको अपॉइंट कर सकता है, ये किस आर्टिकल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 52 में कह रहा है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, मतलब कि ये रखा गया कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये किस में कहा गया है, आर्टिकल में। अच्छा गाइज, हमारे देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है ना, और राष्ट्रपति हमारे देश का हेड होता है, ये कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति हेड होगा ये हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने यूएसए से लिया है। ठीक है ना, राष्ट्रपति की पावर्स वगैरह, निर्वाचन का प्रोसेस भी हमने यूएसए से लिया। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो ब्रिटेन में राष्ट्रपति की जगह पर राजा बैठा हुआ है, ठीक है ना, और वो निर्वाचित नहीं होता, वो बाय द वर्च्यू ऑफ पोस्ट कह लो आप, वंशानुगत है ना। वहां पे तो जो उसके परिवार में पैदा होगा वो वहां इंग्लैंड का राजा ही बनेगा। तो वहां पे इलेक्शन जैसे कोई चीज तो वो हम ले नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि डेमोक्रेसी वाली बात है यहाँ पे। तो 53 कह रहेगा, जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्य, जो ये सरकारें काम करते हैं इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का ऑफिशियल हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। देखो ऑफिशियल हेड राष्ट्रपति होता है। जैसे मान के चलो अभी आपके पिताजी कमा रहे हैं और आप नहीं कमा रहे हैं, तो सारे फैसले पिताजी ले रहे हैं। कल को पिताजी वृद्ध हो जाएंगे और आप कमाने लग जाओगे, लेकिन फिर भी बाय रिस्पेक्ट आप पिताजी से सारे काम पूछ पूछ के करोगे, भले ही पिताजी कुर्सी से नहीं हिल पा रहे, सपोज करो, है ना। तो चाहो तो आप अपने डिसीजन खुद ले लो, लेकिन फिर भी किसको रखा हुआ है, और एक रखा हुआ ना फॉर्मेलिटी, करेंगे तो काम पूछ के करेंगे, वरना नहीं कि जैसा बोलेंगे पिताजी वैसा करेंगे। ऐसा थोड़ी कि पिताजी आपको मार देंगे उठ करके, और ऐसा भी नहीं कि आप अगर अगेंस्ट चले गए तो पिताजी आपको रोक लेंगे। लेकिन ये हमारी क्या है, रिस्पेक्ट। उसी प्रकार से हमारे देश में ऑफिशियल हेड कौन होता है, लेकिन एक्चुअल हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री पावरफुल है, लेकिन सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। ठीक है, जो विदेशों में डीलिंग है सब कुछ। ठीक है, अगला आर्टिकल 54 गाइस, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन। आपको पता है गाइस, जनरली जब हम इलेक्शन में जाते हैं वोट डालने के लिए, तो बहुत सारे लोग होते हैं, कमल हाथ ये वो, हम किसी एक का बटन दबा के आ जाते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट डालते हैं गाइस, ठीक है ना, वो याद रखना, अगर पहली बात तो हमारे देश में राष्ट्रपति के लिए सिर्फ 2 लोग ही खड़े हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो कभी भी याद रखना, 2 ही लोग होंगे, 2 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकते। ये भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। अमेरिका में भी देखना हमेशा 2 ही लोग खड़े होंगे। ये सेम चीज हमने कहां से ले ली है, अमेरिका से ले ली है। और भारत में भी 2 ही लोग खड़े होंगे। लेकिन अमेरिका में एक प्रॉब्लम है, अमेरिका में मात्र 2 ही बार एक बंदा राष्ट्रपति बन सकता है। बराक ओबामा बने थे 2 बार, व्हेन आई वाज इन क्लास 9th in 2009।
नहीं 9 में मैंने पास आउट किया था इन 2008। बराक ओबामा बने जनवरी 2009 में, बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। मेरा प्री बोर्ड चल रहा था, ये डिस्कस किया था हम लोग कैंपस में बैठे हुए थे तो डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे याद है 2009 से 2013 चले, 4 साल चलता वहां पे चुनाव, वहां पे 4 साल पे होता है। तो 2009 से 2013 और 2013 से 2017, 17 में चले गए, फिर 17 से लेकर के 21 डोनाल्ड ट्रंप, फिर 21 से लेकर 25 तक जो बाइडेन। अभी चल रहे हैं, अभी 25 में खत्म हो जाएंगे तो नया आ जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चाहता है कि वो राष्ट्रपति बने। अभी उनका एक चांस बचा हुआ है ना, वो चीज है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए अब अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे ट्रेड वॉर होने की संभावना हमारे साथ उनकी, ठीक है ना, आगे की बढ़ जाए। अच्छा ऐसा नहीं है कि वो बंदा राष्ट्रपति बना, वो ट्रंप जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो ट्रंप टावर यहाँ पे बहुत सारे हैं इंडिया में जो बिल्डिंग और इस सब का काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। आर्टिकल नंबर 54 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से रिलेटेड है। अब ध्यान सुनो आप लोग, आपको पता है राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है ना, उसका एक नाम है अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष मतलब देखो हमारे यहाँ पे वोटिंग 2 प्रकार से होती है, डायरेक्ट और डायरेक्ट जिसमें हम डालते हैं, इनडायरेक्ट जिसमें हम नहीं डालते हैं। हमारे द्वारा चुने गए लोग चुने जाते हैं, उसमें वोट डालते हैं। एक चीज और, राष्ट्रपति के इलेक्शन में गए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट डालते हैं। इलेक्टेड मेंबर, ध्यान सुनना, लोकसभा में 552 सीटें, 550 लेना आप लोग। अब ये कल सवाल आया था, शायद आप ही ने पूछा था ना, 2 आपका गलत हुआ था सवाल। यस, राष्ट्रपति कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने मेंबर चुन सकता है? तो पहले ना 2 एंग्लो इंडियन चुन सकता था लोकसभा में, जो अब वो रिमूव कर दिया हमने 2021 में, है ना, 104th अमेंडमेंट के थ्रू। तो वही क्वेश्चन का गलत हो गया था, ठीक है। पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 मेंबर और राज्यसभा में 12 मेंबर चूज कर सकता था। लोकसभा राज्यसभा में अभी भी 12 मेंबर चूज कर सकता है, जो कि क्रिकेट है ना, साइंस एंड टेक, किसी भी सेक्टर में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया वो 12 बंदे आ सकते हैं। मैंने सीपीओ का एग्जाम दिया, पूछा कि राष्ट्रपति कुल कितने बंदों को नॉमिनेट कर सकता है, मैं 12 टिक करके आ गया। आंसर उसका क्या होना चाहिए था उस समय? 14 होना चाहिए था, क्योंकि टोटल पूछा तो टोटल में क्या गया 12 जमा, तो भावनाओं में बह के गलतियां हो जाती हैं, है ना। लेकिन अब तो 12 ही रहेगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन हमने हटा दिया है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग। अच्छा एक बता, राष्ट्रपति ने इनको चूज किया है, तो जब वोट देने के बाद तो ये भी तो चुपके से राष्ट्रपति को फेवर करेंगे, क्योंकि ये खुद राष्ट्रपति के कर्मों पे जी रहे हैं, है ना, इसीलिए। अच्छा ये जो राष्ट्रपति जो इनको इलेक्ट, मान के चलो इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, क्रिकेट खेला, सचिन बन गए अगले वाले, तो राष्ट्रपति इनको क्या करेगा? बुला लेगा। मान के चलो पॉपुलर इनको बुला लिया, तो अब होगा क्या? क्या ये इलेक्शन जीत के गए संसद में? नहीं, ये तो इनको राष्ट्रपति ने चुना है। इसका तो राष्ट्रपति, तो समझ लो आप इस चीज को, राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो चुनाव लड़के, चुने हुए सदस्य जाएंगे वोट डालने के लिए, नॉमिनेटेड लोग नहीं जाएंगे। 12 लोग जो नॉमिनेटेड है वो वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये खुद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं, राष्ट्रपति ने इनको चुना है, तो ये भी तो राष्ट्रपति को फेवर करेंगे ना, इससे उनको क्या कर दिया साइड में, समझ आप लोग। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तब तो वाइस प्रेसिडेंट तो उनका कोई लेना देना नहीं है, वहां पर अपन हमें हित सोचेंगे ना कि इसने हमारे लिए क्या किया या क्या नहीं किया। राष्ट्रपति ने तो किया है, इसलिए ये भी राष्ट्रपति के लिए करेंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने तो नहीं किया, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये लोग वोट है। तो ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट के केस में सभी लोग वोट डाल सकते हैं, है ना, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सभी लोग। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में कौन वोट डालेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट डालेंगे, जो चुनाव लड़के गए हैं, है ना, वो चीज है। जो लोकसभा में चुनाव, जब आपके इलाके का लोकसभा कौन है, लोकसभा का मेंबर कौन है? आजकल तो बैनर लग रहे हैं, कौन है? इससे पहले हंसराज हंस थे, है ना। तो ये जितने भी लोकसभा मेंबर है ना, वो सारे के सारे इसमें वोट डालेंगे, जितने चुनाव लड़के गए हैं वो भी डालेगा, हम नहीं डाल सकते, है ना। हाँ, ये 104th अमेंडमेंट के थ्रू हटा है, 2021 में हटा। ये पढ़ेंगे जब अमेंडमेंट तब की बात है। आगे आओ, देखो सुनो, तो आर्टिकल 52 में क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 53 में क्या कह रहा है आपका? ऑफिशियल हेड होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल इलेक्शन की, राष्ट्रपति का इलेक्शन का नाम क्या है आपका? एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। हम इसमें राष्ट्रपति को जो वोट डालते हैं, ये जो जैसे हमारे इलाके के जो सांसद हैं, जब वोट डालने जाएंगे तो जो 2 मेंबर खड़े होंगे ना, पहले उनको देंगे प्रेफरेंस। अब ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। मान के चलो 1 मिनट के लिए 3 मेंबर खड़े हैं, सॉरी 2 मेंबर खड़े हैं, एक बंदा ए खड़ा है राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए, एक बंदा बी खड़ा है, और 3 लोगों ने वोट डाला, एक पी क्यू आर, 3 लोग आए, इन्होंने वोट डालना, सांसद है ये, इन्होंने कहा ये पहले नंबर पे मेरी तरफ से, ये दूसरे पे, प्रेफरेंस दे दी।
इन्होंने कहा दूसरे पे और ये टाई हो गया, इनने कहा मैं पहले पे और ये, तो जो जिसको पहले की मेजोरिटी मिली होगी ना वही पहले बनेगा। वोट उनको दोनों ही डालने पड़ेंगे, इसमें जीत और हार का कोई सीन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। आर्टिकल 50 देखो मैंने कहा ना राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालेगा, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, है ना। सारे लोग वोट नहीं डाल सकते, नॉमिनेटेड बंदे नहीं डाल सकते, ठीक है। और विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे 69th अमेंडमेंट गाइस 1990 दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया, ठीक है। मतलब कि 1990 से पहले यहां पे सीएम नहीं होता था, समझ में आ रही बात आपको। 1990 से पहले दिल्ली में सीएम ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था इस जगह दिल्ली, लेकिन फिर यहां पे हमने क्या बना दिया, विधानसभा बना दी, यहां पे एक सीएम आ गया, लेकिन सीएम को हमने पावर नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पुलिस अपने पास रखी, दिल्ली पुलिस चौड़ में क्यों रहती है, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यूपी पुलिस का एक जो सिपाही वो डरता है, लोकल एमएलए से डरता है, क्योंकि वो कल को चाहे तो उसका तबादला करवा सकता है, नौकरी भी ले सकता है, ये डर है। तो ये है, तो और ध्यान रखना आप लोग, कोई किसी की भी पुलिस को हड़का ले, लेकिन कोई दिल्ली पुलिस को नहीं हड़का सकता, ये नहीं कर सकता, समझ ना। हाँ मैं बता रहा हूं आपको, राज्यों में होता है क्योंकि वहां पे पुलिस राज्य के अधीन है, और वहां पे लोकल विधायक, लोकल कोई भी किसी भी पार्टी का आ जाएगा जो बोल देगा, लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा सीन नहीं है। लेकिन आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अपने पास रखा पावर, आगे से चर्चा करेंगे। 17th अमेंडमेंट गाइस 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी के राष्ट्रपति शामिल किया गया। देखो सुनो, 1990 से पहले दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा थी नहीं, तो मेंबर्स भी नहीं थे, राखी बिल्डन वगैरह जो है ये वोट डाल सकते हैं ये भी, लेकिन जब बना उसके बाद ही इन लोगों ने क्या किया, दिल्ली और पांडिचेरी के जो एमएलए बने उन्होंने भी वोट डालना शुरू कर दिया, ठीक है ना। आगे की बात क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है गाइस, 5 साल से पहले ये खाली हो जाएगा तो उसको फटाफट भरेंगे, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति का पोस्ट कभी भी वैकेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़े शर्म की बात है कि 150 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आबादी में, और एक राष्ट्रपति नहीं मिल रहा। इसलिए हमने ऐसा प्रोविजन बनाया है कि कभी राष्ट्रपति को कुछ हो जाए ऑन द स्पॉट तो वाइस प्रेसिडेंट को टैकल करे, वाइस प्रेसिडेंट को भी कुछ हो जाए तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टैकल करे, है ना। उनको भी कुछ हो जाए तो जो 33 जजेस बैठे हुए वो हैंडल करें, लेकिन हम पोस्ट को खाली नहीं छोड़ेंगे। आप कभी भी राष्ट्रपति का सीक्वेंस पढ़ना, भी आएगा इसमें सीक्वेंस, ठीक है ना। कोई भी टाइम ड्यूरेशन गैप नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। मतलब एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, ऐसा। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों पे होता है, यहाँ का संविधान सबसे छोटा है, अमेरिका का संविधान। एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, इंडिया में कई बार हो सकता है। हमारे इंडिया में नेताओं के लिए कोई रूल, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, लेकिन नौकरी की एज है रिटायरमेंट की, है ना। 60 साल बाद आप रिटायर, लेकिन आप चाहो तो 60 साल बाद आप चुनाव कई बार लड़ सकते हो। अगर आपका पैर एक कब्र में है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो। मोदी जी चाहे तो 20 बार लड़े, है ना, वो चीज है, ठीक है। आर्टिकल 50, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें नितिन गडकरी से पूछा, आप लोगों ने शायद देखा होगा, कि नितिन गडकरी जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कह रहा सर ये तो बताओ एम्बुलेंस को आपने टोल टैक्स से फ्री कर दिया, समझ में आता है ना। गरीब किसानों को भी आपने फ्री कर दिया, समझ में आता है, तो एमपी को क्यों फ्री किया है, तो उस पर ना इधर उधर की बातें क्यों, उन्होंने फाइनल आंसर नहीं दिया क्यों फ्री किया, समझ रहे इस चीज को। अगर आज चुनाव होता है और मैं जीत जाता हूं, ठीक है ना, और कल को मेरी सरकार फिर गिर जाती है, जैसे आपको पता होगा जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 45 डेज की, 45 डेज के बाद सरकार गिर गई, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था, अगर याद होगा तो, है ना। उसकी सैलरी अभी तक मिल रही है राखी बिल्डन को, उसकी सैलरी अभी तक वो लाइफ टाइम मिलती रही। अगर कोई एक दिन भी जीत जाए तो पेंशन चालू। और कभी गूगल पर सर्च करने आप लोग कि दिल्ली के एमएलए की सैलरी क्या है, ठीक है ना, दिन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि चुनाव लड़ना पड़ेगा, एमएलए बनने के बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें पता है रियलिटी कुछ और है ना, रियलिटी कुछ और है। यहाँ पर तो तलवे चाटना पड़ेगा, ना चाहते हो जी हजूरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये चीज है भाई। उसने मेहनत की है, पैसा खर्च किया, सच्चाई तो आपको पता नहीं है, बैकग्राउंड तो टिकटों के लिए लाखों करोड़ रुपए, जो नगर निगम का वो 5-5 करोड़ रुपए दे रहा है, निगम पार्षद 5-5 करोड़ रुपए दे रहा है, तो एमपी और एमएलए का क्या रेट चल रहा होगा वो आप हिसाब लगा लो, क्या आ रहा सैलरी। अरे सर जी क्या ढूंढ लिया आपने ये।
इन्होंने कम कर दी है। 7 5 साल हो गए 3 साल बाद कितना लिखा है बोलो, कितना लिखा है? 3,90,000 दिल्ली के सीएम की सैलरी है। यस, तो वो है तो जब मिस्टर केजरीवाल आए थे ना ट्रेंड में, तब उन्होंने कहा था कि एमएलए करप्शन इसलिए करता है, कम करता है ज्यादा, क्योंकि उसके पास उसकी सैलरी कम होती है। उन्होंने सैलरी को बढ़ा दिया, क्योंकि उनके पास विधानसभा है, तो बिल पास करेंगे, सैलरी बढ़ जाएगी। कानून तो अपना ही है, वो चीज है। हालांकि सैलरी के ऊपर ना फाउंडेशन होती है इन लोगों की, विधायक फंड से खर्च करना होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, इतना ही रहने देते गाइस। अब ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे योग्यता वोग्यता, जो ना क्या योग्यता है क्या चीज है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना रहने दीजिए।